हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं लर्न विद सलमान। आज के लेक्चर में मैं आपको वर्चुअलाइजेशन के मुतालिक बताऊंगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है और हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं और वर्चुअलाइजेशन के कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली क्या व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ये एक इमेजनरी लेयर होती है जो हम अपने कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद जो होता है हम उसको उसके ऊपर हम मुख्तलिफ मशीन्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं या डेटा सेंटर की। या बेसिकली ये एक रियल नहीं होती बल्कि ये एक इमेजनरी चीज़ होती है। ये मैं आपको डेमो में करूँगा तो फिर आपको नज़र आ जाएगा। वर्चुअलाइजेशन की जो टाइप्स होती हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, सॉफ्टवेयर है, डेटा सेंटर है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है। लेकिन हम यहाँ जो भी सब कुछ मैं आपको डेमो के साथ दिखाऊंगा वो सारा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होगी। ओके, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट अंडरलाइंग फिजिकल हार्डवेयर फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। बेसिकली होता है क्या है कि हम क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ या लिनक्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है हम उस लेयर के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम को एट अ टाइम इंस्टॉल कर सकते हैं। अलाउ मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन इन पैरेलल। अब हम करते ही क्या हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के ऊपर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, या तो विंडोज़ होती है या लिनक्स होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं ओस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिर हम कोई वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा VMware वर्क स्टेशन का, या इसी तरह ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है। इसको हम इंस्टॉल करते हैं और फिर उससे हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर, एक वर्चुअल लेयर बन जाती है। उस लेयर की मदद से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, जिसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हम लिनक्स भी बना सकते हैं, विंडोज़ भी बना सकते हैं, विंडोज़ के मुख्तलिफ वर्जन भी बना सकते हैं। बेसिकली ये करती क्या है कि फिजिकल रिसोर्सेज आर शेयर्ड अमंग्स ऑल दी OS एंड वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारी बेस मशीन होती है, जो हमारी होस्ट मशीन होती है, उसी की सारी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हमारी वर्चुअल मशीनें रन होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास जो हमारे पास कन्वेंशनल लुक होता है वो इस तरह का होता है कि हमारे पास एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। जो हमारे घर की ओरिजिनल PC होता है उसकी फॉर्म इस तरह की होती है कि हमारा एक PC होता है, उसके ऊपर एक हार्डवेयर होता है, कुछ उसमें रैम होती है, और उसके ऊपर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके ऊपर हम MS ऑफिस या क्रोम वगैरह को यूज़ करते हैं। तो अब हम करते क्या हैं कि हम ये करते हैं कि अपने हार्डवेयर के ऊपर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एक हाइपरवाइज़र यूज़ कर लेते हैं। हाइपरवाइज़र क्या होता है, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर मैंने एक हाइपरवाइज़र इंस्टॉल किया। अब हाइपरवाइज़र की भी कुछ टाइप्स होती हैं जो हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फिर वो हाइपरवाइज़र हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो विंडोज़ भी हो सकता है, वो मैक भी हो सकता है, वो लिनक्स भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जब भी आप वर्चुअलाइजेशन पे काम करेंगे तो ये बिल्कुल बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मैं पिछले 10 साल से वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रहा हूँ और मेरा पूरे ऑफिस के अंदर 4 डेटा सेंटर हैं, वो सारे के सारे जो हैं वर्चुअलाइज हैं। तो इसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। हम जैसे जैसे आगे अपने कोर्स को फॉरवर्ड करेंगे तो हमें कुछ नई नई चीज़ें पता चलेंगी। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। होस्ट मशीन क्या होती है? जो फिजिकल मशीन, जो हमारा कंप्यूटर होता है, उसको हम होस्ट मशीन, फिजिकल मशीन भी कहते हैं। ठीक है। हाइपरवाइज़र क्या होता है? जो एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हम डालते हैं उसको हम कहते हैं हाइपरवाइज़र। फॉर एग्जांपल VM वर्क स्टेशन एक हाइपरवाइज़र है, ओरेकल वर्चुअल मशीन भी एक हाइपरवाइज़र है। अच्छा, हाइपरवाइज़र एक्ट एज अ ट्रू OS फॉर दी सर्वर। सर्वर के ऊपर जो हम सर्वर की जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि उस पर हम अब हाइपरवाइज़र कौन सा इंस्टॉल करते हैं और उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। वर्चुअल मशीन्स क्या चीज़ होती है? इंस्टेंस ऑफ वर्चुअल OS। जैसे हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई, उसके बाद एक और वर्चुअल मशीन बनाई, तो उसको हम इंस्टेंसेस भी कहते हैं। कि हम उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंसेस ऑफ
VMs, या उसको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जब भी गेस्ट का मतलब है कि वो कोई वर्चुअल मशीन होगी, और अगर हमारे पास कोई होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका मतलब है वो हमारी बेस मशीन या फिज़िकल मशीन होगी। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि हम वर्चुअलाइज क्यों करते हैं मशीनों को, उसके पीछे क्या रीज़न है कि हम अपनी मशीनों को वर्चुअलाइज करते हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये होता है कि हमारी जो फिज़िकल मशीन होती हैं, अगर आप उसको कभी उसकी कंजप्शन देखें कि उसकी डिस्क कंजम्पशन कितनी है, मेमोरी कंजम्पशन कितनी है, या CPU कंजम्पशन कितनी है, तो वो आप देखेंगे लेस देन 5% होती है। इसका मतलब है जो हमारा 95% रिसोर्सेज हैं फिज़िकल सर्वर की, वो तो वेस्ट हो रही हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम किसी तरह अपने यूज़ में ले लेते हैं। वो हम किस तरह से यूज़ में लेते हैं कि हम उसके ऊपर एक वर्चुअल लेयर बना लेते हैं और फिर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं जो वो बाकी रिसोर्सेज हैं उनको वो यूटिलाइज़ करती हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारी जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा, ओवर पावर्ड एंड ओवर प्राइज्ड हार्डवेयर। अब इससे होता क्या है कि पहले वर्चुअलाइजेशन से पहले हमें अगर कोई सर्वर परचेज़ करना होता था, तो अगर हम लेट्स से कि हमने कोई विंडोज़ सर्वर परचेज़ किया, अब मुझे कोई SQL सर्वर परचेज़ करना है तो फिर मैं उसके लिए एक अलग मशीन को परचेज़ करूँगा। लेकिन वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, हम एक ही सर्वर लेते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल मशीन्स को चला लेते थे। यानी पहले मेरे पास अगर 50 सर्वर होते थे, 50 सर्वर्स होते थे, तो मैंने उनको अब रिप्लेस कर दिया 5 सर्वर से, और वही उससे अच्छी ज़्यादा एफिशिएंसी यूज़ हो रही है। वर्चुअलाइजेशन जो है, जितने भी डेटा सेंटर आजकल बन रहे हैं, गूगल के डेटा सेंटर हैं, फेसबुक के डेटा सेंटर हैं, यूट्यूब के डेटा सेंटर हैं, उनमें जितनी भी हार्डवेयर या सर्वर्स हैं वो सारे वर्चुअलाइज हैं। यानी अब दुनिया में तकरीबन 90% मशीन्स जो डेटा सेंटर्स के अंदर हैं वो सारी वर्चुअलाइजेशन पे ही चल रही हैं, जिनमें से 80% जो है वो VMware के प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। वर्चुअलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पहले अगर लेट सपोज हमारे पास 50 सर्वर्स थे, तो जो उनकी पावर कंजम्पशन थी, जो उनके इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस थे, वो अब कम हो गए क्योंकि 5 सर्वर रह गए फिजिकल, तो उसकी पावर कंजम्पशन भी बहुत ही कम हो गई है। यानी लेट सपोज पहले इलेक्ट्रिक बिल हमारा आता था 1 लाख रुपीज़, तो अब वो आता है 10,000 रुपीज़। उसका एक और फ़ायदा भी ये रहता है कि अब वर्चुअलाइजेशन से क्या होता है, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर कोस्ट, यानी जो हमारे जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर थे या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर थे या सिस्टम एनालिस्ट थे, उन सब की कॉस्ट भी कम हो गई है। यानी अब मैं अकेला अगर आप देखें तो मैं मेरे डेटा सेंटर के अंदर इस वक्त जो है वो 50 वर्चुअलाइज मशीनें चल रही हैं, और उनको खाली 2 या 3 इंजीनियर्स जो हैं उसको लुक आफ्टर कर लेते हैं। इसी तरह आपकी जो OS ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाती है इन केस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्यूअर सर्वर्स, अब हमें कुछ बहुत ही कम सर्वर्स चाहिए, पहले हमें बहुत ज़्यादा चाहिए था। विद बेटर सिस्टम यूटिलाइजेशन, यानी अब हम सिस्टम यूटिलाइजेशन पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं और कम सर्वर में वही काम कर रहे हैं। ईजियर रिडेंडेंसी एंड डिज़ास्टर रिकवरी। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन से पहले अगर कोई सर्वर डाउन होता था तो फिर उसको अप करने के लिए काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन वर्चुअलाइजेशन के बाद से ये हो गया कि अगर कोई चीज़ डाउन हो रही है तो विद इन मिनट और विद इन सेकेंड के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम अप एंड रनिंग कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। उसका वो किस तरह से करते हैं, उसके अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं, हम उसमें HA कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके अंदर हम vMotion वगैरह भी यूज़ करते हैं। ये सारी एडवांस चीज़ें जो हम अगले जो हमारे लेक्चर्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर हैं फ्यूचर के, उसमें मैं से ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। थर्ड इसका जो बेनिफिट है कि डिक्रीज डाउन टाइम, उसमें हमें डाउन टाइम बहुत ही कम मिलता है। अच्छा, एबिलिटी टू लेवरेज पैचेस मैनेजमेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी पैच मैनेजमेंट, यानी हमें कोई अपडेट करना है या जो भी कुछ करना है वो वर्चुअलाइजेशन के अंदर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो अगर आपको कोई मशीन क्रिएट करनी है तो वो सिंगल क्लिक पे भी हो जाती है। किस तरह से होती है हम देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे क्लोनिंग किस तरह से होती है, उसका स्नैपशॉट किस तरह से लिया जाता है, एक मशीन से हम दूसरी मशीन विद इन सेकेंड्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो है रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो वर्चुअलाइजेशन के थे। माइग्रेशन, आप वर्चुअलाइजेशन को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई फिजिकल मशीन चल रही है, आपका फिजिकल सर्वर है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको माइग्रेट कर सकते हैं। इस तरह की माइग्रेशन के अगर हम फिजिकल मशीन को वर्चुअल मशीन में चेंज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं P2V कन्वर्जन, यानी फिजिकल टू वर्चुअल कन्वर्जन। और ये इसी तरह से मैंने भी अपने डेटा सेंटर के अंदर आज से तकरीबन 7-8 ईयर बैक में जितनी भी मेरी फिजिकल मशीन्स थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था वर्चुअल मशीन में। उसके लिए मैंने एक कन्वर्टर यूज़ किया था, VMware कन्वर्टर टूल, वो आपको भी मैं बताऊंगा किस तरह से यूज़ करते हैं।
अच्छा, न्यू VMware क्रिएटेड फ्रॉम इमेज ऑफ एग्जिस्टिंग OS एंड एप्लीकेशंस। अभी अगर हमारे पास कोई मशीन बनी हुई है और मुझे सेम उसी तरह की कोई मशीन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको उसी मशीन से क्रिएट कर लूँगा जो मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीन आ रही है विद इन दी फ्यू क्लिक्स। टर्न ऑफ फिजिकल स्टार्ट VM एंड डन। आप उसको क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ फिजिकल स्टार्ट VM डन। आप सिंपल ये करते हैं कि जब आपके पास कन्वर्जन होता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप फिजिकल को ऑफ करते हैं और वर्चुअल को ऑन कर लेते हैं, तो आपके पास वर्चुअल मशीन भी आ जाती है। रैपिड डाटा सेंटर कंसोलिडेशन, यानी आप अगर बहुत जल्दी डेटा सेंटर को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप वर्चुअलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट में क्या है, अब हम देखेंगे इस कोर्स में। बेसिकली मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है VMware वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये सबसे बेसिक टूल है। अगर ये टूल आ गया आपको तो फिर आप हर तरह का वर्चुअलाइजेशन का टूल या एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट किस तरह से होगी, क्रिएट अ न्यू VM, इंस्टॉल OS, इंस्टॉल एप्स, सम प्रोडक्ट अलाउ यू टू मेक अ टेम्पलेट्स। सही है, बेसिकली हम करेंगे यही कि हम पहले एक VM बनाएंगे, VM मशीन बनाएंगे जैसे, और फिर उसके बाद हम कोई भी अपना डिज़ायर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम उसी एप्लीकेशन से जो है फर्दर कोई भी अगर मुझे मशीन क्रिएट करनी है तो उसको मैं क्लिक और डन से उसको मैं नई मशीन भी क्रिएट कर लूँगा। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, अगर आप इंटरप्राइज प्रोडक्ट देखें जो कि डेटा सेंटर में यूज़ होते हैं तो वो VMware EXI सर्वर्स होते हैं, vSphere सर्वर होते हैं, वर्चुअल सेंटर होते हैं। ये सारे जो हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं VMware के हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में हम इस वर्चुअलाइजेशन को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V। इसका भी मैं आपको डेमो बता दूंगा कि ये किस तरह से यूज़ करते हैं। ये जो इंटरप्राइज लेवल पे ये सारे डेटा सेंटर्स के अंदर यूज़ होते हैं। अगर लेकिन जैसे ये वीडियो मैंने बनाई है होम यूज़र्स के लिए, तो इसके अंदर जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे जो प्रोडक्ट जिसका डेमो मैं जिसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा वो होगा VMware वर्क स्टेशन। उसके अलावा VMware प्लेयर भी है। VMware के साथ ऑरिकल ने भी अब एक और अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया वर्चुअलाइजेशन का, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल बॉक्स। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल PC। लेकिन इस वीडियो में मैं जो है आपको सारी चीज़ें जो है वो VMware वर्क स्टेशन से के मुताबिक बताऊंगा। VMware प्लेयर जो है वो फ्री है, लेकिन जो वर्क स्टेशन है वो पेड है। आप उसकी फ्री कॉपी डाउनलोड करके 1 मंथ तक उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है कि इसकी जो है प्रोडक्ट की आराम से आपको अवेलेबल है। आप गूगल करें, आपको उसकी प्रोडक्ट की ईजीली मिल जाएगी, जिसको आप यूज़ करें तो वो आपके पास लाइसेंस वर्जन बन जाएगा VMware वर्क स्टेशन का। बेसिकली ये मैंने एक ग्राफिकल इंटरफेस बनाया है कि किस तरह से वर्चुअलाइजेशन वर्क करती है। तो आप देखेंगे सबसे नीचे जो है मेरे पास अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक फ़िज़िकल मशीन है जो कि एक डेस्कटॉप भी हो सकती है और लैपटॉप भी हो सकती है। ये बेसिकली जो डिज़ाइन है ये मैंने एक होम यूज़र के लिए बनाया है। उसके अंदर हमारे पास CPU होगा, रैम होगा, IO के लिए भी कुछ चीज़ें लगी हुई होंगी। उसके ऊपर हम कोई भी अपना फ़िज़िकल मशीन पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जैसे विंडोज़, लिनक्स, OS कर सकते हैं। उसके ऊपर बार हम क्या करते हैं, फिर हम कोई भी हाइपरवाइजर, कोई भी हम ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो हमें वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इस केस में मैं इसमें करूँगा VM वर्क स्टेशन। अब VM वर्क स्टेशन जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो उस वर्क स्टेशन के ऊपर हम अगेन बहुत सारी मशीन्स बनाएंगे, जिसके अंदर अगेन CPU, रैम, IO होंगे, CPU, रैम, IO होंगे। और फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोई OS इंस्टॉल करेंगे। वो लिनक्स भी हो सकता है, वो विंडोज़ भी हो सकता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर हम कोई ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे जिससे हमें एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर बनती है, उसको हम कहते हैं हाइपरवाइज़र। हाइपरवाइज़र की 2 टाइप होती हैं। एक होता है हमारे पास टाइप 1 हाइपरवाइज़र, एक होता है हमारे पास टाइप 2 हाइपरवाइज़र। जो टाइप 1 हाइपरवाइज़र होता है वो हम सारे डेटा सेंटर्स में यूज़ करते हैं। जैसे मेरे ऑफिस के अंदर जो डेटा सेंटर है उसमें मैं हर सर्वर के ऊपर टाइप 1 हाइपरवाइज़र यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन होम कंप्यूटर के ऊपर हम टाइप 1 हाइपरवाइज़र यूज़ नहीं करते, हम उस पर यूज़ करते हैं टाइप 2 हाइपरवाइज़र। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो टाइप 1 हाइपरवाइज़र होता है वो डायरेक्ट आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है, यानी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, हम डायरेक्ट उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई हाइपरवाइज़र या कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं जिसके ऊपर हम डायरेक्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। जबकि टाइप 2 के अंदर जो कि हम जिसका मैं डेमो दूंगा उसके अंदर हम पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारी मशीन के ऊपर, जैसे हमारे लैपटॉप या PC के ऊपर, जैसे विंडोज़ हो गया, फिर उस विंडोज़ के ऊपर हम एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। मेरे केस के अंदर ये VM वर्क स्टेशन होगा। तो क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करा है तो ये मेरा टाइप 2 हो जाएगा, और उसके बाद हम इस पर अपनी वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर लेंगे।
हमारे केस के अंदर ये जो हाइपरवाइज़र है वो कहलाएगा वीएम वर्क स्टेशन। अच्छा, अब वीएम वर्क स्टेशन को चूज़ करने के क्या रीज़न था कि मैंने वीएम वर्क स्टेशन चूज़ किया, तो मुझे इसके जो फेवरेट फीचर्स लगे थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है वर्चुअलाइज मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर आपके पास घर में एक कंप्यूटर है तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, अगर आप वर्चुअलाइजेशन यूज़ ना करें तो आप उसमें एट अ टाइम एक ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप लिनक्स नहीं कर सकते, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ नहीं कर सकते। लेकिन वर्चुअलाइजेशन जब आप उस पर अप्लाई कर देते हैं तो फिर आप अपने बेस मशीन के ऊपर अगर विंडोज़ है तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप विंडोज़ लिनक्स भी यूज़ कर सकते हैं और मैक भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आप अपनी एक मशीन के ऊपर मल्टीपल मशीनें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वर्चुअलाइजेशन से ही पॉसिबल है, अदर वर्चुअलाइजेशन के बगैर आप इसको अचीव नहीं कर सकते। दूसरा ये चीज़ थी कि आप वर्चुअलाइजेशन की जब एप्लीकेशन अप्लाई करते थे तो आप वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं। मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कितने टाइप के नेटवर्क्स बन सकते हैं वीएम वर्क स्टेशन के अंदर। वर्चुअल नेटवर्क में आप ये कर सकते हैं कि एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, कुछ मशीन्स बनाएंगे और उनकी कनेक्टिविटी आपस में करेंगे ताकि वो एक नेटवर्क बन जाए और वो आपस में कुछ रिसोर्सेज को शेयर करें, फाइल सर्वर रिसोर्सेज को शेयर करें। थर्ड जो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है वो है शेयरिंग फाइल बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो होस्ट मशीन है उसमें से कुछ फाइलें आप कॉपी करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ विंडोज़ की फाइलें, कुछ एप्लीकेशंस फाइलें, वो अपने गेस्ट और होस्ट के बीच में अगर आपको शेयर करनी है तो वो आप वर्चुअलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद एक और है इंपोर्टिंग वर्चुअल अप्लाइंसेस। ये बेसिकली क्या होती हैं, ये प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो कि आप इनकी वर्चुअल मार्केट प्लेस से, वीएम वर्चुअल मार्केट प्लेस से डाउनलोड करते हैं। बेसिकली ये क्या होती है, प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन्स होती हैं जिनको आप खाली डाउनलोड करते हैं और प्ले कर देते हैं। यानी आपके पास अगर आपको काली लिनक्स चाहिए तो उसके लिए भी आप उसकी मशीन को आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप उसको डाउनलोड करें और डायरेक्ट रन कर लें अपने वीएम वर्क वर्कस्टेशन पे। इसके अलावा इसका एक बहुत ही बेहतरीन फीचर होता है वीएम वर्क स्टेशन का, जिसको कहते हैं स्नैपशॉट एंड क्लोनिंग। बेसिकली स्नैपशॉट्स क्या होते हैं कि आप सपोज करें आपने सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने बेस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया। अब आपने क्या करा, आपने उसका एक स्नैपशॉट ले लिया। स्नैपशॉट क्या होता है, उसकी कोई करंट स्टेट होती है, यानी उस पर हमने अभी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की, हमने खाली उसका एक हमने करंट स्टेट की एक स्टेट ले ली है, उसको हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। अब मैंने उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, उसके बाद मैंने उसका एक और स्नैप ले लिया। अब फिर मैंने उसके अंदर कुछ और चेंजेस की, फिर मैंने उसका एक और स्नैपशॉट ले लिया। यानी एक पिक्चर की तरह होता है कि मैंने उसकी एक पिक्चर ले ली। अब लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने कुछ गलत सेटिंग कर दी जिसकी वजह से मेरी मशीन जो है वो क्रैश हो गई या वो उसमें कोई वायरस आ गया। तो मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाऊँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उस स्नैपशॉट की मदद से अपनी इनिशियल स्टेट पे भी आ सकता हूँ। ये चीज़ जब मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्या चीज़ होती है। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग में ये होता है कि हमारे पास एक मशीन चल रही है, लेट सपोज विंडोज़ 10 की, मैं चाह रहा हूँ सेम इसी तरह की एक और मशीन क्रिएट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, अपनी एग्जिस्टिंग मशीन से एक नई मशीन बना लूँगा। सिर्फ मुझे 3 क्लिक करने पड़ेंगे और मेरे पास एज इट इज़ वही मशीन आ जाएगी जो उस मशीन जैसी होगी लेकिन डिफरेंट मशीन होगी। इसी तरह इसका एक और फीचर है 3D ग्राफिक्स एंड लार्ज वर्चुअलाइजेशन मशीन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है बेसिकली कि आप जो है जितना, अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड लगा है तो फिर हम वीएम वर्क स्टेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और फिर उसकी ग्राफिक कार्ड की जो एबिलिटी है वो हम अपनी वर्चुअल मशीन्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वेरी लार्ज वर्चुअल मशीन्स का मतलब ये है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वर्चुअल मशीन्स बन जाती हैं जिनकी रैम जो है वो 64 GB और इनकी हार्ड ड्राइव का साइज़ जो है वो 2 TB तक भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम वीएम वर्क स्टेशन के अंदर देखेंगे। इसका एक और फीचर होता है एप्लीकेशन यूनिटी बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट। इसके अंदर आप करते क्या हैं कि अगर आपके पास कोई गेस्ट के ऊपर कोई आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो आप अपने होस्ट पे रहते हुए उसको ऐसा यूज़ करते हैं कि वो होस्ट पे ही इंस्टॉल है, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ पे इंस्टॉल होती है, वो आपके गेस्ट पर होती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग एंड वीएम इनक्रिप्शन। लेट सपोज आपने वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं, आप किसी लैब में हैं या आप किसी कॉलेज या स्कूल में, तो आपने क्या करा, अपने स्टूडेंट्स के लिए वर्चुअल मशीन बनाई है। अब आप उसको इनक्रिप्ट कर दें। इनक्रिप्ट करने से होता ये है कि जो वर्चुअल मशीन है उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, यानी कोई स्टूडेंट उसको चेंज नहीं कर सकता, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो खाली अपना जो उनको आपने प्रिविलेज दिए हैं वो अपना काम करेंगे और उसके बाद वो उसको
शट डाउन कर देंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा फीचर है वी एम वर्क स्टेशन में, ये भी हम देखेंगे। उसके अलावा फिर क्या है, कनेक्शन टू वी स्फीयर एंड वर्क स्टेशन वी एम डिप्लॉयमेंट टू वी स्फीयर। बेसिकली वी स्फीयर क्या होता है कि आप सर्वर इन्वायरमेंट में या डेटा सेंटर इन्वायरमेंट के ऊपर हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है वी स्फीयर का। हम अपनी वर्क स्टेशन से ही क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट अपने सर्वर के ऊपर वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो और इसका फाइनल फीचर है वो रिमोट एक्सेस है। यानी रिमोट एक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर रिमोट डेस्कटॉप को इनेबल कर देते हैं, वीएनसी को इनेबल कर देते हैं। ये किस तरह से करते हैं ये मैं आपको अगली आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। अच्छा, एवोल्यूएटिंग वर्क स्टेशन फॉर फ्री। आप क्या कर सकते हैं, वर्क स्टेशन को बिल्कुल ही फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। जो वर्क स्टेशन है, वीएम वर्क स्टेशन, इसको जो इंस्टॉल करने के रिक्वायरमेंट हैं वो ये हैं कि आपके पास कोई भी सिस्टम होना चाहिए जो 64 बिट या 86 x86 कंपेटेबल हो, और उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हो उसकी स्पीड 1.3 गीगाहर्ट्ज़ या फास्ट हो। मिनिमम रैम जो है वो 2 GB है, और जो रिकमेंडेड है वो 4 GB है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास मिनिमम जो है वो 8 GB रैम होनी चाहिए, और सेफ साइड के ऊपर आपके पास रैम होनी चाहिए 32 GB। मेरे पास होम पीसी के ऊपर भी 32 GB रैम और 2 TB की हार्ड ड्राइव है। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो दूसरा पीसी है उसके ऊपर मेरी ये सारी रिसोर्सेज हैं, वो मैं आपको अभी आने वाली वीडियो में शो करूँगा। अच्छा, जो जनरल ओएस रिक्वायरमेंट है कि आप किस चीज़ के ऊपर वीएम वर्क स्टेशन को कर सकते हैं, तो आपके पास विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ सर्वर का कोई भी वर्जन हो, 19, 16, 12, 8, और उसके अलावा यूबंटू हो, रेड हॉट हो, सेंटोस हो, ओरिकल लिनक्स हो, सूसी लिनक्स हो या सूसी लिनक्स हो। लेकिन जो नया वर्जन है विंडोज़ वर्क स्टेशन 16 का, वो विंडोज़ 7 पे इंस्टॉल नहीं होता, क्योंकि विंडोज़ 7 की सपोर्ट अब माइक्रोसॉफ्ट ने ख़त्म कर दी है। अच्छा, हम किस तरह से कोई भी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके 3 तरीके होते हैं। 3 ways टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। एक, जैसे मैंने आपको बताया था, डाउनलोड एंड इंपोर्ट अ वर्चुअल मशीन अप्लायंस, के हम प्री बिल्ड जो है मशीन को हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हम रन कर सकते हैं अपने वर्क स्टेशन के अंदर। दूसरा क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल मशीन है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे वर्चुअल मशीन में, और उसको हम वर्क स्टेशन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं एक वर्चुअल मशीन अपनी फिजिकल मशीन से, जो पहले यही होता था। और जो थर्ड वे है, क्रिएट एंड न्यू वर्चुअल मशीन एंड इंस्टॉल एनओएस। यानी हम एक मशीन क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ये जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन वे है, तकरीबन 95% जो लोग हैं वो यही करते हैं कि क्रिएट करते हैं एक मशीन को और फिर उस पर कोई ओएस भी कोई इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको डेमो में करके दिखाऊंगा ये किस तरह से होता है। अच्छा, कोई भी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के 7 बहुत ही ईजी से स्टेप्स हैं, बिल्कुल ही इतने सिंपल स्टेप हैं कि कोई भी अगर इसको देखेगा तो वो आराम से कर सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वीएम क्रिएट करते हैं। उस वीएम को हम एक कोई भी नाम देते हैं, कोई लॉजिकल नाम दे देते हैं, जैसे विंडोज़ 10 वीएम। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी ओएस की डिटेल, ओएस डिटेल ड्यूरिंग क्रिएशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके मुतालिक कुछ ब्रीफ लिख देते हैं कि ये हमने कब इंस्टॉल किया, क्यों किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस वर्चुअल मशीन के ऊपर ओएस को इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं वेरीफाई द वीएम टूल वर इंस्टॉल एट आर अप टू डेट, परफॉर्म एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी इंस्टॉल, और टेक अ स्नैप शॉट और क्रिएट क्लियन फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। बेसिकली आप सिंपली ये करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके ऊपर आप VMware टूल्स यूज़ करते हैं और वो इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली मैंने आपने देख रहे होंगे कि मैंने एक आईएसओ लाइब्रेरी बनाई है। बेसिकली आईएसओ इमेज क्या होती है, आईएसओ फाइल्स होती हैं, .ISO फाइल वो फाइल्स होती हैं जिससे आप डायरेक्ट कोई भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको इजीली अवेलेबल है, आप गूगल करें आपको मिल जाएगा। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लेट सपोज आपको विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन करनी है, तो आप विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लें, या किसी दूसरे लिनक्स की या विंडोज़ सर्वर की जो भी आईएसओ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर लें और फिर आप उससे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अच्छा, चलें अब थोड़ा डेमो की तरफ चलते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे आसान इसका जो सबसे इजी वे होता है वो ये होता है कि आप गूगल ऑन करें, कोई भी ब्राउज़र लॉन्च कर लें आप। कोई भी सर्च इंजन खोल लें, जैसे मैंने यहाँ गूगल खोल लिया। यहाँ पे आप टाइप कर लें VM
VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड्स। फिर आपके पास ये फर्स्ट लिंक आ गया, हम इसी को ओपन कर लेते हैं। ओपन इन न्यू टैब। तो आप देख रहे होंगे ये वर्क स्टेशन प्रो एवोल्यूशन HTML एवोल्यूशन वर्जन है। आप यहाँ से आप विंडोज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं और लिनक्स के लिए भी डाउनलोड करते हैं। आप सिंपल यहाँ डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें तो इसकी एग्जी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। देखें ये हो रही है। ये तकरीबन 622 MB की है और 15 मिनट्स में लगेगी। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ और मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो मैं इस डाउनलोड को कैंसिल कर देता हूँ। आप अपने पास इसी तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के इसका तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट 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 करना है, जो डिफ़ॉल्ट इसकी ऑप्शन है आप उसी को नेक्स्ट करें और आपके पास ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। चलें अब हम इसको देख लेते हैं। इसका आइकॉन आपको इस तरह का नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप पे, VM वर्क स्टेशन प्रो। मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। मेरे पास इसके 2 इंस्टेंसेस खुले हुए। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा VM वर्क स्टेशन। हम देख लेते हैं ये कौन सा वर्जन है। अगर आप देखेंगे तो ये है मेरे पास जो वर्जन है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है VM 16 प्रो। और आप देख रहे हैं ये लाइसेंस हो चुका है। आप भी इसकी इजीली की निकाल सकते हैं, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पास देखें नो एक्सपायरेशन आ रही है और इसका वर्जन है 16.1। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये VM वर्क स्टेशन है। बेसिकली ये वाला जो पैन है लेफ़्ट साइड के ऊपर, इसको हम कहते हैं लाइब्रेरी पैन। इसमें जितनी भी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे वो सारी यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रिल डाउन नज़र आ रही होंगी। अभी अभी अगर आप देखें इस मेन कंसोल पे तो ये आपको होम नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। जैसे इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। कि अगर हमारे पास कोई वर्चुअल मशीन हमें बिल्कुल स्क्रैच से बनानी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है ओपन है वर्चुअल मशीन। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारे पास कोई प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन है या हमने पहले कहीं बनाई भी है तो हमने सेव की है तो हम उसको यहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक वर्चुअल मशीन ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से कर दिया। हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। क्लोज टैब एग्जिट रीनेम रिमूव ये इसलिए नहीं हो सकती कि अभी पावर ऑन है। मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। मैंने इसको पावर ऑफ कर दिया। पावर ऑफ कर दिया तो ये थोड़ी देर में पावर ऑफ होगी तो ये इसकी जो ये पावर ऑफ हो गई। अब हम इसको पावर ऑन भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये रिमूव का ऑप्शन इनेबल हो गया। मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लेट सपोज जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। अब मेरे पास ये मशीन जो है मेरी हार्ड ड्राइव पर सेव है। अगर मुझे इसको ओपन करनी है तो मैं क्या करूँगा, ओपन वर्चुअल मशीन पे आऊँगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि किस फोल्डर में आपकी वर्चुअल मशीन सेव है। तो मैंने एक वर्चुअल मशीन का फ़ोल्डर बनाया है VMs के नाम से। ये आपको VM के नाम का नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर मैंने 3 वर्चुअल मशीनें बना के रखी हैं। मैंने ओपन करनी है अभी विंडोज़ 2016 सर्वर। मैं इसको डबल क्लिक कर लूँगा तो यहाँ आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही होगी। ये VMX एक्सटेंशन की फ़ाइल होती है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम ले, देखें ये आ गई मेरे पास। तो ये हमने कहाँ से लिया था, ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन था ओपन वर्चुअल मशीन, यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया था। थर्ड ऑप्शन क्या होता है, कनेक्ट टू रिमोट सर्वर। ये ऑप्शन का यूज़ होता है कि अगर आपके पास कोई सर्वर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, जैसे मेरे ऑफिस के अंदर ये यूज़ हो रहा है। मेरे पास जितनी भी सर्वर्स हैं वो सारे सर्वर्स के ऊपर जो वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर हुआ है वो vSphere हुआ है। तो मैं उससे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको कलेक्ट करूँगा तो ये मुझसे सर्वर का नाम पूछेगा। या तो आप नाम डाल दें, यहाँ पर IP डाल दें। IP डालना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। फिर यूज़र नेम लिखें और पासवर्ड लिखें तो ये आपको कनेक्ट कर देगा। ये जो मेरी अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से, क्योंकि मेरे पास एक वर्चुअल सर्वर बना हुआ है एक मशीन के ऊपर, जिससे मैं आपको ये तीनों ये चीज़ें करूँगा। तो इसी लैब के अंदर तो हम ये 2 चीज़ें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। एक तो हम नई मशीन क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे हम एक कोई वर्चुअल मशीन को ओपन भी कर सकते हैं। चलें अभी हम इस केस के अंदर एक नई मशीन बनाते हैं विंडोज़ 10 की। उसके लिए क्या करना होगा, इस प्लस के साइन को क्लिक कर लें।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक विज़िट शुरू हो जाएगा जो पूछेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, टिपिकल पे ही कनेक्ट कर दूँगा कि मुझे एक वर्क स्टेशन पे एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है। ये ईजी है। और अगर एडवांस स्टेप में जाएंगे तो आप इस तरह से आएंगे एडवांस स्टेप में। और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि स्कजी करनी है, आईडी करनी है, इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। हम टिपिकल को यूज़ करके नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। अब ये पूछता है कि आपको जो इंस्टॉल करना है वो कहाँ से करना है। आपके पास DVDs हैं या कोई आईसो फाइल है, देखिए यहाँ लिखा होगा इमेज डिस्क फाइल आईसो, ये आपको बाद में करना है। हम कर देते हैं आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ताकि हम अभी वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, फिर हम इसके अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बाद में इंस्टॉल करेंगे। द वर्चुअल मशीन विल बी क्रिएटेड विद ब्लैंक हार्ड ड्राइव। जैसे आपके पास एक आपने मशीन खरीदी है लेकिन उस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया, हमने नेक्स्ट करा। अब ये पूछेगा कि आपका जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसका प्लेटफॉर्म क्या है, विंडोज़ है, लिनक्स है, या VMEX जो मैंने आपको बताया था VMESXi सर्वर्स हैं, या कोई और हैं। तो अभी हम विंडोज़ के केस में ही हमारा बिल्कुल पहली वर्चुअल मशीन है तो हम विंडोज़ को ही बना लेते हैं। तो विंडोज़ का कौन सा वर्जन है, आप क्लिक डाउन करें तो इसमें आपको जितने भी विंडोज़ के वर्जन हैं वो सारे नज़र आ रहे होंगे। इवन के विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 95 जो कि अब ख़त्म हुए भी तकरीबन मेरे हिसाब से 20 साल हो चुके हैं। तो ये 20 ईयर्स पुरानी भी दिखा रहा है। अगर आप वो भी देखना चाह रहे हैं कि विंडोज़ पहले कैसे हो सकती थी तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर हम लेटेस्ट वर्जन कर लेते हैं विंडोज़ 10 64 बिट। हमने ये सेलेक्ट किया, हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं। अब ये आपसे पूछता है वर्चुअल मशीन का हम नाम क्या देखना चाह रहे हैं, तो हम इसको लिख देते हैं माई फर्स्ट। कोई आप ऐसा नाम रखिएगा जो लॉजिकल हो। फर्स्ट विंडोज़ 10 40X VM, यानी इससे पता चल रहा है कि मेरे पास जो है ये मेरी फर्स्ट विंडोज़ 10 की 64 बिट मशीन बची है, वर्चुअल मशीन। उसके बाद आपसे ये लोकेशन पूछेगा कि इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, आप इसको इसकी वर्चुअल मशीन को कहाँ किस फोल्डर में क्रिएट करते हैं। तो इसका एक रूल ऑफ थंब है कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है D ड्राइव के ऊपर VMs के नाम से, तो मैं उसी ड्राइव में जाता हूँ, मैं D को एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ मुझे एक VM का फ़ोल्डर नज़र आएगा, ये रहा। मैं इस पे जाऊँगा। उसके बाद मेरे यहाँ पे मैंने सब फोल्डर बनाए हुए जैसे विंडोज़ 7 32। इसी तरह मैं यहाँ एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ विंडोज़ -10। इसके अंदर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा इस मशीन को। इसको मैंने ठीक है, ये मैंने इसको सेलेक्ट करके ओके कर लिया। तो आप देखेंगे ये इसकी लोकेशन ये आ गई। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 60 GB जो है वो हार्ड ड्राइव एलोकेट करता है वर्चुअल मशीन को। आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपकी हार्ड ड्राइव बड़ी है तो आप इसको क्वाइट फाइन होती है, अदरवाइज़ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं 60 GB मेरे लिए इनफ है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये दो है, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल और स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल इमेजेस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो वर्चुअल मशीन बनती है अगर आप सिंगल फाइल में कहेंगे तो आपके उस फोल्डर में सिर्फ एक ही फाइल आपको विजिबल होगी। जबकि अगर आप ये करेंगे स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, तो इसके अंदर क्या होती है, वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारी फाइल्स होती हैं, जिनमें से कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं, कुछ डिस्क फाइल होती हैं, कुछ स्नैपशॉट फाइल्स होती हैं। तो अगर अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, जैसे मैंने घर पे अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर लिया और मैं चाह रहा हूँ मैं ऑफिस में लेके जाऊँ और उसको रन कर लूँ, तो मैं उसके लिए फिर मैं क्या ऑप्शन चूज़ करूँगा, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल। इससे ये होगा कि मैं इसको मल्टीपल जगह पर रन कर सकता हूँ। सिंगल मशीन को अगर आप सिंगल PC पे यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको लेके मूव करना चाह रहे हैं तो आप इसको इस सेकंड ऑप्शन को ही चूज़ करें और डिफ़ॉल्ट में यही ऑप्शन आता है। हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये आपको समरी देगा कि आपने क्या दिया था, क्या लोकेशन दी थी, कितनी उसके अंदर जितनी रिसोर्सेज दी थी। जैसे इसके अंदर नेटवर्क एडोप्टर में जो नेटवर्क टाइप आ रही है वो नेट, वो क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। हम इसको फिनिश कर देते हैं। जैसे ही मैं फिनिश करूँगा देखेंगे आप एक वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट हो जाएगी हमारे पास लेफ़्ट साइड पे। अभी हमारे पास वर्चुअल मशीन तो क्रिएट हो गई, लेकिन हमने अभी इसके ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपल क्या करें, आप कुछ भी नहीं करें, आप एक ऑप्शन होता है या तो इसको राइट क्लिक कर लें, या आप क्या करें इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको एक प्रीव्यू विंडो में दिखा रहा होगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन कर सकते हैं, एडेड। तो और इसमें ये बता भी रहा है कि आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं, मेमोरी कितनी है, 2 GB है, प्रोसेसर 2 GB है, 2 प्रोसेसर्स हैं, हार्ड ड्राइव इसमें 60 GB है। इसी तरह इसके अंदर जो CT-ROM लगी है और ये मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई है, इसकी हार्डवेयर की डिटेलें हम अभी देखेंगे।
सबसे पहला काम जो हमें करना होगा किसी भी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने में, हम उसको सबसे पहले हम उसको करते हैं एडिट। एडिट दो तरीके से हो सकता है, आप राइट क्लिक करें और यहाँ आपको एडिट नज़र आ रहा होगा या सेटिंग नज़र आ रही होगी, या तो आप यहाँ से कर लें या फिर आपको यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन आ रही होगी। जो सबसे प्रीफर तरीका है वो यही होता है, राइट क्लिक करें और आप चले जाएँ सेटिंग में। अब ये सेटिंग के अंदर आपको नज़र आ गया, आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि आपको वर्चुअल, अब जो ये VMware वर्कस्टेशन 16 है, इसके अंदर हम मैक्सिमम 128 GB तक जो है इसको रैम एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे क्योंकि सिस्टम में इतनी रैम है नहीं, 8 GB है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 2 GB, मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, प्रोसेसर में अगर आप देखेंगे तो आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे मैं 32 नंबर ऑफ़ प्रोसेसर यूज़ कर सकता हूँ, और इसको मैं 32 जो है इसके कोर बना सकता हूँ। यानी अगर आप देखेंगे टोटल प्रोसेसर कोर्स कितनी बन सकती हैं, 1024। ये किसी सर्वर में भी नहीं होती। मेरे पास जो सर्वर लगे हैं उसमें मैक्सिमम 32 कोर्स हैं और 32 प्रोसेसर हैं, लेकिन ये जो है 16 कोर हैं और 16 प्रोसेसर हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कम कर लेते हैं, हम इसको 2 कोर और 2 प्रोसेसर पे भी रख लेते हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव को भी आप यहाँ से क्लिक करके उसकी साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, कि अगर हमको हार्ड ड्राइव को चेंज करना है कि आप उसको उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो मैं जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे इसके अंदर आपको लगा रहा है कि आप हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं या कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास CD-ROM लगी हुई है, ये भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसकी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अब जैसे CD-ROM है, अभी ये फिजिकल ड्राइव में जो मेरी लैपटॉप के ऊपर जो हार्ड ड्राइव जो मेरी CD-ROM लगी है उसी को मैप किया हुआ है, लेकिन मैं अब क्योंकि क्या करना चाह रहा हूँ, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप करेंगे CD-ROM के अंदर यूज़ ISO इमेज फाइल, इसको क्लिक करेंगे और ब्राउज पे चले जाएंगे। जैसे ही ब्राउज पे जाएंगे तो फिर आपको क्या नज़र होगा, आपको कोई भी इसका ISO इमेज को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। मैंने अपनी D ड्राइव के अंदर पूरी एक ISO की लाइब्रेरी बनाई हुई है, ISOS के नाम से। देखिए आपको Windows 10 का नज़र आ रहा होगा, हम इसको क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये Windows 10 का इमेज है जो मैंने 21 जैन को डाउनलोड किया है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा, ISO फाइल एक अटैच हो गई है इस मशीन के साथ। उसके बाद मैं सिंपल इसको ओके कर लूँगा। अब इसके साथ मशीन में क्या है, एक ISO फाइल अटैच हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मशीन को पावर ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही पावर ऑन करूँगा तो ये मशीन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ये शुरू में आपको बता रहा है, एक वार्निंग दे रहा है कि इस पर VMware टूल वगैरह इंस्टॉल नहीं हुआ, इसको हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास एक VMware का आपको इस कंसोल नज़र आ रहा होगा। अब इसको मैंने कोई की को प्रेस करा, हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, वो शायद प्रेस नहीं हुआ। आई थिंक मेरा माउस प्रॉपर इसमें जा नहीं रहा, तो मैं रीसेट करता हूँ। अब ये मैंने अपने माउस को क्लिक कर लिया। अच्छा, आपके साथ भी ये हो सकता है कि आपका माउस क्लिक ना करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माउस को पॉइंटर को अंदर लेके जाना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+G के नाम से ना, ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो ये अगर आप देखें तो ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। इसको अगर आप माउस को दोबारा अपनी होस्ट मशीन पे लाना होगा तो आप Ctrl+Alt और बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। ये देखिए मेरे पास आ गई। अभी विंडोज़ लोड हो रही है। अब ये जैसे नॉर्मल हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट है, टाइम एंड फॉर्मेट ये है, सब कुछ सही है, और उसके बाद हम कर देते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम करते हैं इंस्टॉल नाउ।
ये बिल्कुल बेसिक वर्चुअलाइजेशन का टॉपिक है। ये बिल्कुल ही अभी बिल्कुल बिगनर लेवल्स का है। इसमें बिल्कुल भी मैंने कोई चीज़ एडवांस चीज़ मैंने कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं की इसके अंदर, क्योंकि मैं खुद बहुत एडवांस चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है। ये मेरे होम लैपटॉप पर है, मेरा बेटा इसको यूज़ करता है इस तरह से ना। उसने बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई हैं गेम्स के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास बहुत सारे एडिशन आते हैं। हम फिलहाल इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं विंडोज़ प्रो एन का मतलब होता है नेटवर्क सपोर्टेड। इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ लाइसेंस एग्रीमेंट को, नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप चले जाएँ। अब पहला ऑप्शन है अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज़, इस पर क्लिक कर लें। तो क्लोज़ कर दी। मेरा ख्याल ऑप्शन गलत हो गया, दोबारा इंस्टॉल नाउ पे जाएँ। हम एन पे ही जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। एक्सेप्ट करते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, ये जो है अपग्रेड का ऑप्शन मैंने बाय सेलेक्ट कर लिया था बाय मिस्टेक। आपको करना है कस्टम इंस्टॉल और इन विंडोज़ इंस्टॉल ओनली। जब आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करें तो सेकंड पे क्लिक कर लें। इस पर हमने देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमने इसको एलोकेट की थी स्पेस 60 GB की, वो नज़र आ रही है। आप इसके पार्टीशन भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ इसमें एक 40 GB का सी पार्टीशन और 20 GB का डी बना दूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया, इसको चेंज करके मैंने 4000 पे कर दिया और अप्लाई करा। ये मैं 4 ये 4 GB का बन गया। हमें 40 GB का बनाया था, इसको डिलीट कर लेते हैं। न्यू पे जाते हैं। 40,000 MB इसी कर दो। हम अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। ये आपके बन गया 38 तकरीबन 40 GB का। सेकंड पार्टीशन भी लेके हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसमें 2 पार्टीशन बना लिए मैंने। कुछ पार्टीशन जो है वो सिस्टम रिजर्व पार्टीशन होते हैं, जो विंडोज़ अपने लिए खुद बनाता है। हम जो हमारा 38.9 GB का, उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, तो विंडोज़ हमारी इस पार्टीशन पे इंस्टॉल हो जाएगी। अभी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है इसकी। ये मैंने वीडियो पॉज कर दी थी ताकि इंस्टॉलेशन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये 99% तक इंस्टॉलेशन हो गई है। इंस्टॉलिंग फ़ीचर्स आप देख रहे होंगे कि ये अभी फ़ीचर इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद ये इंस्टॉलिंग अपडेट्स पे जाएगा और फिर ये फिनिशिंग अप पे चली जाएगी। विंडोज़ इंस्टॉल हमारी हो जाएगी। जैसे आपने देखा, ये इंस्टॉलेशन हो गई और ये अब रिबूट होगी 4 सेकेंड।
जी विंडोज़ देखिए आप स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, जो बेसिक यूज़र इसके अंदर कहाँ गलती करते हैं वो ये करते हैं, जो नए यूज़र होते हैं वो इस पर कंट्रोल ऑल्टर डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट से ये होता है कि जो आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे आप सारे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसकी स्क्रीन पे लॉगिन होने का वो प्रॉम्प्ट कर देता है। तो उसका आसान तरीका ये होता है, आप राइट क्लिक करके इसमें सेंड की करते हैं कंट्रोल ऑल्टर डिलीट की, तो वो इसके ऊपर आ जाती है, या कंट्रोल ऑल्टर इंसर्ट करते हैं तब भी आप गैस ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन हो जाते हैं। ये विंडोज़ काफ़ी टाइम ले लिया इसने, क्यों, इसका मुझे जो रीज़न लग रहा है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, मैंने इसको 2 GB रैम दी थी। अगर मैं इसको 4 GB रैम देता तो ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाती। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपके पास अवेलेबल हैं तो आप जब भी कोई इंस्टॉलेशन करें उसको रैम ज़्यादा दे दें, और जब वो एक बार इंस्टॉल हो जाए तो उसकी रैम को हम कम कर सकते हैं। तो हमने अभी इसको 2 GB दे दी, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी भी इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा, ये अब हमारी स्क्रीन आ गई है, अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। ये रीजन पूछ रहा है, आप यूनाइटेड स्टेट पे ही क्लिक करें, यस कर दें। अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, आपका जो लेआउट है कीबोर्ड का वो यूएस है, यस कर दें। स्किप कर दें इसको, कोई एक्स्ट्रा हमारा कीबोर्ड नहीं लगा। आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर लें। कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप कर लें। अब ये आपसे पूछेगा कि यूज़र नेम क्या है, तो मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, सलमान लिखा और नेक्स्ट करा। अब ये पासवर्ड पूछेगा, आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट का पूछेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आप अगेन नेक्स्ट क्लिक कर लें। अभी आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, इसका आसान तरीका ये होता है, व्हाट इज़ योर फर्स्ट पैट नेम। इसका आंसर मैं ये कर देता हूँ ताकि मैं इसको निक नेम, इसको भी मैं ये कर देता हूँ। थर्ड में पूछेगा, इसको भी मैं ये कर दूँ। उसके बाद ये आपसे कुछ सेटिंग पूछेगा, योर डिवाइस, आप डिफ़ॉल्ट पर रख के एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद ये आपसे इसको नॉट नाउ कर दें। कॉर्टेना हेल्प होती है ये, इसको फ़िलहाल हम अभी यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। ये हमारी स्क्रीन आ गई। अच्छा, अब आपने दो काम करने। सबसे पहला काम,
ये करना है कि आपने जितने इसमें जिस VMware ISO से इसकी इंस्टॉलेशन की थी उसको अनमाउंट करना है। अदरवाइज़ ये होगा जब आप रीस्टार्ट करेंगे बाय मिस्टेक अगर आपने कोई की दबा दी तो इंस्टॉलेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मुझे इसको अनमाउंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा अपनी वर्चुअल मशीन पे और यहाँ मुझे एक ऑप्शन नज़र आया होगा सेटिंग। पहला काम आपने ये करना है कि अपनी इमेज को जो थी जिससे इंस्टॉलेशन की थी उसको अनमाउंट करना है। फिर आप चले जाएंगे CD DVD पे और फिर इसको यूज़ फिज़िकल ड्राइव ये कर दें तो ये ISO इमेज जो होगी यहाँ से अनमाउंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम ये जब भी बूट होगा या रिस्टार्ट होगा तो ये इंस्टॉलेशन के ऊपर नहीं जाएगा। पहला काम आपने ये करना है, इसको ओके कर दें। दूसरा काम आपने ये करना होता है कि जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाती है तो फिर आपको ये करना होगा, इस पर VMware टूल को आपको इंस्टॉल करना होगा। VMware टूल्स बेसिकली करते ही क्या है, VMware टूल आपके जो माउस है उसको सिंक्रोनाइज़ कर देते हैं गेस्ट OS के साथ। मतलब अभी आप देखेंगे तो माउस मुझे इस पर थोड़ा सा हैंग हो रहा है और थोड़ा सा मुझे लैगिंग सी लग रही है क्योंकि ये अभी सिंक्रोनाइज़ नहीं हुआ मेरी फिज़िकल मशीन के साथ। तो VMware टूल इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करें, राइट क्लिक करें और इंस्टॉल VMware टूल कर दें। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक इसके ऊपर ड्राइव आपकी माई ड्राइव के ऊपर एक कंप्यूटर में एक ड्राइव अपेयर हो जाएगी। PC को आप एक्सपेंड करें तो ये देखें ये आपको एक VMware टूल की ड्राइव नज़र आ जाएगी। इसको आप क्लिक कर लें, यहाँ पे एक आ रहा होगा आपके पास सेटअप 64 बिट, इसको आप डबल क्लिक कर दें। इसको यस कर दें तो ये VMware टूल की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई। अच्छा, ये इसके अंदर एक एरर आता है 16 वर्जन के अंदर के VMware के टूल जो होते हैं वो माउंट नहीं होते। तो अगर माउंट नहीं हो तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ जाएं, सेटिंग में जाएं, वर्चुअल मशीन की सेटिंग में जाएं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक फ्लॉपी ड्राइव नज़र आ रही होगी। वो फ्लॉपी ड्राइव को आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करके रिमूव करेंगे तो फिर ये वो सारे जितने भी टूल हैं ये माउंट हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये माउंट नहीं होते। तो आप परेशान ना हो अगर आपके पास ये टूल माउंट नहीं हो रहे आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आप वो उस ड्राइव को जाके यहाँ से रिमूव कर दें। इनको इंस्टॉल करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान शेयरिंग भी ऑन हो जाती है। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो गेस्ट के हैं वो होस्ट के साथ सिंक हो जाते हैं। तो आप जितनी भी होस्ट के ऊपर जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं वेब कैम की, इंटरनेट की, वो सारी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये टिपिकल इंस्टॉलेशन में मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, आपको भी नेक्स्ट करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये देखें ये सारे इंस्टॉल हो रहे हैं। ये जब इंस्टॉल हो जाएंगे तो मेरा माउस बहुत स्मूथली शिफ्ट हो जाएगा मेरे गैस से होस्ट के ऊपर और होस्ट से गैस के ऊपर। तो जो लोग गलती करते हैं VM वर्क स्टेशन को इंस्टॉल करने के बाद वो VM टूल इंस्टॉल नहीं करते। अगर VM टूल आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर आपके पास प्रॉब्लम होगा ये सारा। ये मुख्तलिफ हार्डवेयर ड्राइवर भी इंस्टॉल कर रहे हैं, आप भी कर लें इंस्टॉल। टूल इंस्टॉल होंगे तो ये आपके सिस्टम को एक बार रिबूट करेगा। मैं पॉज कर दूंगा वीडियो को। फिनिश। ये आपसे पूछेगा कि आपको सिस्टम रिबूट करना, आप यस कर दें। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने
सक्सेसफुली एक अपनी वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल कर लिया। अब इसके अंदर जो सेटिंग्स होती हैं या जो भी इसके अंदर हमें जो रिकमेंडेड सेटिंग है या हम इसको दूसरी VMs के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लोनिंग किस तरह से होगी और मुख्तलिफ इसकी सेटिंग्स किस तरह से होगी, तो उसके लिए मैं फिर एक और वीडियो बनाऊँगा जिसको देखने के बाद आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हो जाएगा कि इसको फुल फंक्शनल हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग।